हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने अमरीश मिश्रा जी को बहुत पसंद किया है, उनकी वीडियो आप बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे जब कुछ लोग पर्सनली भी मिलते हैं, कमेंट्स भी लिखते हैं, तो उसके लिए हमेशा ताकीद करते हैं कि अमरीश मिश्रा जी से ज़रूर बात करते रहें। अमरीश मिश्रा जी आज मलेशिया में हैं अपने किसी पर्सनल विजिट पर, और वहां रहते हुए भी उन्होंने हमें टाइम दिया है। मैं और ज्यादा बातें ना करके सीधे सवाल की तरफ चलता हूं। अमरीश मिश्रा जी, ये बताइए कि ये इजरायली कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया, और स्मोट्रिच और इतमर बिन गवीर वो कह रहे थे कि सब हम छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्या रियलिज्म आ रहा है इजराइल में? क्या वो जो अपनी हार और नाकामी की वजह से और मजबूरी की वजह से ये जंगबंदी कबूल किया? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं सबसे, और इसमें दो पर्सपेक्टिव्स भी आ रहे हैं। एक तो पर्सपेक्टिव इजराइल की तरफ से आ रहा है कि हम हार गए, और इसको लेके बहुत ज्यादा एक आत्ममंथन और बहुत ज्यादा जलन, और जलन क्या कहें उसको, मतलब एक हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, वो इजराइल में हो रहा है। तमाम एनालिस्ट इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कहाँ हम गलत हो गए। ये सब मान रहे हैं कि हम हार गए। ये बात तो यूनिवर्सल हो गई है कि ये हार गया है, इजराइल हार गया है। यहां तक कि बाइडेन ने भी कल एक इंटरव्यू दे दिया, और उसने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था नेतन्याहू से कि तुम कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकते हो। तो उसने कहा कि कारपेट बॉम्बिंग तो आपने भी किया, नहीं, अमेरिका ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में की थी, बर्लिन जब जीत गया था, और एटॉमिक बॉम्ब गिराया उसने, कितने इनोसेंट लोगों को मारा। ये नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा। तो बाइडेन तो जो इंटरव्यू ले रहा था बाइडेन का, उसने पूछा कि वो इजराइल 20th सेंचुरी की चीजों को 21st सेंचुरी में कैसे जस्टिफाई कर रहा है। वो सब बातें हुई। ऑब्वियसली इसके पास, बाइडेन के पास कोई जवाब नहीं था। उसके पहले एंटनी ब्लिंकन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें काफी बवाल हुआ। तो वहां पर ये सवाल उठा दिया गया। दो पत्रकार, एक तो जूइश हैं, मैक्स ब्लूमेंथॉल, जो कि मतलब जूइश हैं लेकिन एंटी जायनिस्ट हैं। उन्होंने उठ के बोला कि आपने ये कैसे होने दिया कि हमारे धर्म को आपने एक इजराइल की फैसिस्ट पॉलिसी से आपने जोड़ दिया, और इसको लेके बहुत कहासुनी हुई वहां पर। उसके बाद एक सैम हुसैनी जर्नलिस्ट हैं, जिनको बाकायदा उठा के फेंका गया बाहर, एंथनी। और ये एंथनी ब्लिंकन की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और तो उसमें ये बात साफ हो गई कि जो लेगेसी एंथनी ब्लिंकन की है, वो जेनोसाइड की लेगेसी है, और यही बात बाइडेन पर अप्लाई हो रही है। अब मैं देख रहा हूं कि सारा जो पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि इजराइल हार गया है, हमास जीत गया है, हमास का शासन गाजा में लौट आया। और ये बात जो हमने आपके ही उस पर पिछली बार कही थी, वो बात अब इजराइल भी कह रहा है कि हमारा सबसे बड़ा फेलियर ये है कि अब हम हमास की सरकार वापस आएगी, हमास वापस पूरी तरह से मजबूत होगा। उसको अगर 10 दिन का भी टाइम मिल जाए, अभी तो बहुत लंबा टाइम मिलना है, क्योंकि पहला फेज 33 दिन का होना है, फिर सेकंड फेज होना है, फिर थर्ड फेज होना है। मुझे लग रहा है कि ये डिसाइसिव टर्निंग पॉइंट है, और इसके बाद इजराइल के लिए लड़ाई फिर से शुरू करना उसको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ट्रंप तब तक आ चुका होगा, और हमास ने भी कह दिया है कि ट्रंप की भूमिका बहुत बड़ी थी इस पूरे युद्ध विराम के पीछे। अब इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा कि कैसे वो ट्रंप के समय वो फिर से युद्ध शुरू करने की अगर उसकी मंशा है तो उसका क्या होगा। दूसरा पर्सपेक्टिव ये आ रहा है कि जैसे लेबनान में संधि करके सीरिया पे इन लोगों ने किया, वैसे ही लोग यहाँ संधि करके और ईरान पे कुछ ऐसा इनिशिएटिव ले सकते हैं, सीरिया जैसा। अब लेकिन उसमें देखिए दो बातें हैं। उसमें यह है कि सीरिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था, और उस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के चलते, और उसका एक लंबा इतिहास है, ईरान सीरिया नहीं है, वो कोई कहने की बात नहीं, सबको पता है। लेकिन सीरिया के अंदर एक विशेष परिस्थिति थी, जिन विशेष परिस्थितियों में रेबल ग्रुप्स चारों तरफ से सीरिया को एक तरह से घेरे हुए थे, भले ही वो एक्टिव नहीं थे। उनको एक्टिवेट करना, उनको तैयार करना, ये पूरा काम हुआ। ईरान से आपको बाकायदा एक फिर से वैसी लड़ाई लड़नी पड़ेगी जैसे आपने गाजा में लड़ी, और गाजा से कम 20 बार 20 टाइम्स मोर टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड जो वहां के फाइटर्स हैं ईरान के, या मतलब रेगुलर ईरानियन आर्मी से आपको लड़नी पड़ेगी, और मतलब लड़ना पड़ेगा। और वहां जो कहा जाता है कि
ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है, तो उनके लिए भी हम बता दें एयरफोर्स है ईरान के पास। दूसरी बात, आज का जो मॉडर्न लड़ाई जो देखने में आ रही है, चाहे वो गाजा में हुई, हालांकि गाजा में उस स्तर की नहीं हुई, लेकिन जैसे यूक्रेन में हुई, यूक्रेन का एग्जाम्पल आप लीजिए, और उसके बाद जो सीरिया में भी रेबल्स इसीलिए आगे बढ़ सके क्योंकि ड्रोन्स उन्होंने यूज की। तो 21st सेंचुरी की जो रियल फाइट इन द एयर इज नॉट बिटवीन फाइटर जेट्स, इट्स बिटवीन ड्रोन्स। और जो ड्रोन्स के मामले में जो कैपेबिलिटी ईरान की वो कहीं ज्यादा है, क्योंकि ड्रोन्स उसके पास, और ये यमन की भी ताकत ये है ड्रोन्स और मिसाइल्स, ईरान की भी ताकत है ड्रोन्स एंड मिसाइल्स, जो अगर आपका डेफिसिट भी है फाइटर जेट्स में तो उसको वो पूरा कर देता है। आप भी उसी तरह से बम्बार्डमेंट कर सकते हैं कहीं भी जिस तरह से फाइटर जेट्स करते हैं। तो ये जो देखिए एक पैरिटी आ गई है ईरान और इजराइल, ये पैरिटी बहुत लोग नहीं देख पा रहे। अभी वो पुरानी तरह से देख रहे हैं कि जिस तरह से मतलब ईरान जैसे कोई 2003 का इराक हो, इस समय बदल गया है, आज 2025 हो गई है, वॉरफेयर का तरीका बदल गया है। आपने गाजा में देखा किस तरीके से मतलब क्लोज डिस्टेंस में रॉकेट्स काम करते हैं। हिजबुल्लाह की जो पूरी लड़ाई हुई लेबनान में, उसमें इजराइल के पास एयरफोर्स थी, वो चाहती तो बेरूत पे बॉम्बिंग कर रही थी, वो चाहती तो हिजबुल्लाह की जो ग्राउंड फोर्सेस है उन पे भी तो बॉम्बिंग कर सकती थी, क्यों नहीं की? सवाल यह है क्यों नहीं की, क्योंकि बॉम्बिंग आप कर नहीं सकते, वो क्लोज डिस्टेंस पे लड़ाई हो रही है, आपके भी लोग मारे जाएंगे। दूसरी बात यह है कि वो उस क्लोज डिस्टेंस पे रॉकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो रॉकेट्स में महारत किसकी है? वो हिजबुल्लाह की है, इजराइल की है नहीं, क्योंकि रॉकेट्स में उसी की महारत होती है जो गुरिल्ला वॉर लड़ता है। जो कन्वेंशनल आर्मी है उसकी रॉकेट्स में महारत नहीं। आज आप सोचिए कि भारत की सेना कहीं चले जाए जहां रॉकेट वॉर हो रही हो, तो वो उस तरह से ट्रेंड ही नहीं है, उसके लिए एक अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए। तो ये जो पूरी बात है कि अभी देखिए इसकी विवेचना और इसका विश्लेषण अभी शुरू ही नहीं हुआ है कि किस तरीके से हमास गाजा में जीती। इसको लोग स्टडी कर रहे हैं, इसको अमेरिका स्टडी कर रहा है, इसको ब्रिटेन स्टडी कर रहा है खासतौर पे, और इसको इजराइल स्टडी कर रहा है। हालांकि इजराइल की स्टडी से कुछ निकलता नहीं है, लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका की जो स्टडीज हैं उनसे एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी उनकी निकलती है। तो उन लोगों, तो फिर मैं जो पहले कह रहा हूं, सीरिया से जो धक्का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को लगा, इस सीज फायर ने उसको पलट दिया है। फिर से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के पक्ष में चीजें चली गई हैं पूरी तरीके से, और ईरान को जो मतलब लोग धमका रहे हैं, आज ही ये रशिया और ईरान का हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ है, वैसा पैक्ट जैसे इंडिया के साथ साइन हुआ था 1971 में, वो वाला पैक्ट है जिसमें जब 7वां बेड़ा आ गया था यहाँ, जब 1971 वॉर के समय अमेरिका की 7th फ्लीट आ गई थी, एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन ओशन में आ गया था, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की, क्योंकि रशिया का सीधे हाथ था और रशिया ने क्लियर कर दिया था हमारी तो ट्रीटी है, हमारा तो अलायंस है, हमें तो इंडिया को सपोर्ट करना है। तो वैसी स्थिति है, तो अब तो ईरान पे हमला संभव ही नहीं है। तो ये जो दूसरा स्कूल है, जो थोड़ा सा हमेशा जो ज्यादा उसको आंकता है इंपीरियलिज्म की ताकत को या इजराइल और अमेरिका की ताकत को, वो ये बात नहीं समझ रहा कि अब एक लंबे समय तक ट्रंप कोई एडवेंचर नहीं करेगा, न किसी एडवेंचर को सपोर्ट करेगा। इजराइल जो है वो अगर अब लड़ाई शुरू करता है तो अब तो बहुत ही बुरी तरह से इंटरनेशनली आइसोलेट हो जाएगा और ट्रंप भी उस पर एक्शन लेगा। तो ये देखिए सारी संभव, मुझे तो यही दिखता है कि अब ये रास्ता सीधे फिलिस्तीनी राज की तरफ बढ़ता दिखाई पड़ा, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज जो 7 अक्टूबर 2023 को जिस स्ट्रैटेजिक ब्लो की बात यहिया सिनवार ने कही थी, वो स्ट्रैटेजिक ब्लो था, और उसने स्ट्रैटेजिक विक्ट्री फिलिस्तीन की 7 अक्टूबर को ही इंश्योर कर दी थी। अब उसकी जो उसके बाद जो पूरा फेज चला और सब कुछ, इतने सिविलियंस मारे गए और इस तरह की लड़ाई लड़ी, अब वो, लेकिन जो एडवांटेज हमास ने गेन की थी 7 अक्टूबर 2023 को, वो अभी जस की तस बड़ी, बल्कि उस पर मोहर लग गई, उस पर इजराइल की मोहर लग गई। और अब इसके बाद फिलिस्तीनी राज को बनने में कैसे रोकेंगे लोग, ये बड़ा दिलचस्प होकर देखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब रोक सकते। ये 2-3 चीजें आपने बहुत ही अहम कही। एक तो ये कि सीज फायर के बाद एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और मजबूत हुआ है, हमास की जो बढ़त थी वो खुद इजराइल ने मान ली है सीज फायर करके,
और फिलिस्तीन मुल्क बनेगा, ये बात आपने यकीन से कही। लेकिन ये बताइए कि ट्रंप बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूव ले लेते हैं कभी भी, तो क्या जो रुख इस वक्त नेतन्याहू से एक तरह से वो नाराजगी दिखा रहे हैं या दबाव डाल रहे हैं, और अभी बिल्कुल ताजा खबर ये है कि वो पहले चाह रहे थे कि मंडे से इंप्लीमेंट हो, लेकिन फिर वॉशिंगटन से खबर आई कि मेरे ऑथ टेकिंग सेरेमनी से पहले पहले हो जाना चाहिए, फिर वो इजराइल में कैबिनेट में फैसला हो गया और संडे से ही सीज फायर लागू होगा। तो ऐसी हालत में फिलिस्तीन कैसे बनेगा? चूंकि ट्रंप के बैकग्राउंड में वो है कि जेरूसलम जिसको वादा किया जाता रहा ईस्ट जेरूसलम फिलिस्तीन की राजधानी होगी, उसको आपने कैपिटल मान लिया, वहां आपने एम्बेसी भी मूव कर ली। अब वो रिवर्सल क्या अमेरिका लेगा? क्या ट्रंप अपने वोटर्स का ख्याल रखते हुए इतनी बड़ी तब्दीली लाएंगे अपने अंदर? उनको लाना पड़ेगा। हाँ। देखिए, ट्रंप के ऊपर सब कुछ नहीं है। अब वहां अमेरिका में जो लड़ाई चल रही है वो ये चल रही है कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था या जो नियोकॉन्स थे, और इंटरेस्टिंग बात अमेरिका में क्या हुई कि जॉर्ज बुश के समय जो नियोकॉन्स का एक पूरी तरह से नियोकॉन्स आ गए सत्ता में, उन्होंने इराक वॉर करवाई विद द एक्टिव कंप्लायंस ऑफ एन एक्टिव हेल्प ऑफ द इजरायली लॉबी एंड द इजरायली गवर्नमेंट। नेतन्याहू खुद ही उसमें इन्वॉल्व था, हालांकि उस समय वो प्राइम मिनिस्टर नहीं था, लेकिन पूरा एक उसका अपनी एक इन्फ्लुएंशियल एक फोर्स था वो। तो जो नियोकॉन्स थे, अब ये हो रहा था कि नियोकॉन्स 8 साल रूल किए, 2000 से 2008 अमेरिका में उन्होंने पूरी फॉरेन पॉलिसी बदल दी, एग्रेसिव, हम हर जगह एक अमेरिका का एक वो इंपीरियलिज्म जाएगा। फिर 2008 में बैरक ओबामा आए, तो ये हुआ कि ये रिवर्स करेंगे, ये डेमोक्रेट कैंडिडेट, इन्होंने बोला भी था कि हम रिवर्स करेंगे। लेकिन सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग कहानी यही है कि हाउ हिलरी क्लिंटन एंड बैरक ओबामा दे स्विच्ड साइड्स एंड वेंट टू द नियोकॉन्स। नियोकॉन्स की तरफ वो लोग कैसे चले गए, और उन्हीं की काल में चाहे वो उसामा बिन लादेन पे एक्शन हो, उससे भी बड़ी बात लीबिया, एक दूसरा इराक वहां पर हो गया, लीबिया। और लीबिया में पर्सनली हिलरी क्लिंटन ने बैठ के गद्दाफी की किलिंग कराई। मतलब जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स अमेरिका का है, जो नियोकॉन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ ये लोग चले गए। अब जब उसके साथ ये भी चले गए, फिर ट्रंप सत्ता में आया और ट्रंप भी उनके साथ रहा, और फिर बाइडेन आया सत्ता में, फिर बाइडेन उनके साथ रहा, लेकिन ट्रंप को प्रोसिक्यूट किया। जब क्योंकि नियोकॉन्स कहीं ना कहीं समझ रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हमारे लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसका एक लिबरल फेस रहता है, और इसका, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया बाइडेन के समय, क्योंकि बाइडेन के समय लिबरल फेस काम नहीं आया। इतना गुस्सा जनता में आ गया था बहुत सारे कारणों से, अमेरिका की इंटरनल पॉलिसीज के कारणों से, जिस तरह से गाजा में कारपेट बॉम्बिंग के सीन्स आ रहे थे बच्चों और महिलाओं को मारने के, वो जो सारी चीजें हैं उससे पूरा माहौल बदल गया। अब जब नियोकॉन्स को ये लग रहा है कि अब हमारा जो सबसे बड़ा जो पहलू था कि हम एक लिबरल फेस के साथ दुनिया में दरिंदगी कर सकते थे, अब जब वो चला गया और ट्रंप इधर रिएक्ट कर गया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि तुमने हमको दबाने की कोशिश की, हमको जेल भेजने की कोशिश की, तो अब हम जो है तुमसे बदला लेंगे। तो ट्रंप ने दूसरे हिस्से को पकड़ा, जो कि मैंने आपसे कहा भी था कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल का वो हिस्सा है जो हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। जो मान लीजिए जैसे उसका टिपिकल एग्जांपल एलोन मस्क है, या उसका टिपिकल एग्जांपल जो अमेज़न का हेड है वो है। और इस तरीके से जो इस तरह है जो युद्ध के उसमें सीधे इन्वॉल्व नहीं है, उसका जो एक बड़ा हिस्सा जो स्पेस एक्सप्लोरेशन करना चाहता है और बहुत सारी चीजें करना चाहता है, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कुछ करना चाहता है। हालांकि उसमें मिलिट्री को भी एक फायदा है, वो है। लेकिन अभी दो लॉबीज जो हैं ये कहीं ना कहीं टकरा रही है अमेरिका में, और ये लॉबी चाहती है, ट्रंप वाली जो नई लॉबी है, कि कुछ इंडस्ट्रीज वापस अमेरिका में लौटे, जिसके लिए नियोकॉन्स बहुत चिंतित नहीं, नियोकॉन्स को नहीं चाहिए नई इंडस्ट्री। नियोकॉन का काम चल रहा है, उनको हथियारों पर जोर देके उनको युद्ध जो वॉर से जो उनको फायदा हो रहा है वो कहीं से नहीं हो रहा है। तो ये जो पूरी सिचुएशन है अमेरिका में, इसीलिए पुतिन ने कहा था सिविल वॉर, क्योंकि अमेरिका में अब मतलब जो ट्रंप की जीत हुई है, ये वहां के रूलिंग क्लास के लिए भी वेकअप कॉल है कि जब इतना डेस्परेट लोग थे कि ट्रंप को दोबारा जिता दिया और ट्रंप को एक तरह से उसकी थिंकिंग बदल दी,
क्योंकि ट्रंप को भी अब ये देख के चलना होगा कि उसको किसने वोट दिया, उसका मैंडेट क्या है। उसका मैंडेट एंटी न्यूकॉन है, उसका मैंडेट एंटी न्यूकॉन है, उसका मैंडेट प्रो न्यूकॉन नहीं है। इजरायलियों ने 80% ज्यूज ने बाइडेन को वोट दिया, ये बात ट्रंप समझता है। और देखिए इतनी बुरी गाली सोशल मीडिया पे नेतन्याहू को दिलवाना किसी और के मुंह से, सन ऑफ अ बिच कहलवाना, पॉलिटिक्स में बहुत मायने रखता है। ये कोई यानी अब जो है वो इजराइल लॉबी जिसे कहा जाता है अमेरिका में, वो कमजोर पड़ सकती है। ट्रंप ऐसे मूव लेते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, दूसरी बात जो मैं समझना चाहता हूं, पॉलिटिक्स में बड़े सरप्राइजेस कभी होते हैं। कभी हम लोग खबरें देखते देखते अचानक अचंबा होता है कि ये क्या हो गया। जिस तरह से हमने सीरिया में देखा, अचानक जो हुआ वो वाकई एक झटका था सभी के लिए। क्या ऐसे सरप्राइज की शक्ल में वो जो कुछ लोग अंदाजे अटकलें लगा रहे हैं, कोई मिस्र नेक्स्ट कहने की बात कर रहा है, कोई तुर्की नेक्स्ट हो सकता है, आपको क्या कुछ लगता है कोई ऐसा कोई मूव आएगा कि ये एक एक बादशाहतें या इस तरह की हुकूमतें भी गिरनी शुरू हो जाएं इस ट्रंप के दौर में? ये देखिए संभव है अब, लेकिन उसमें जो सीरिया में हुआ और जो इराक में हुआ वो एक पैटर्न है जिसमें पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल और नेटो ने सत्ता परिवर्तन किया, रिजीम चेंज किया, ठीक है। और लीबिया में, इराक, लीबिया, सीरिया मॉडल, ये आप 3 अलग अलग दौर में एक तरह से देख सकते हैं जहां रिजीम चेंज हुआ और जिसको बाहरी ताकत यानी इंपीरियलिस्ट ताकतों ने चेंज किया। इजिप्ट में एक चेंज हुआ था जब मुस्लिम ब्रदरहुड इलेक्शन जीत के आई थी, वो एक दूसरी उसको होने नहीं दिया, उसमें इन लोगों ने सीसी को बैठा दिया। अब जो देखिए जो बाकी अरब देशों की स्थिति है, गाजा में सीज फायर के बाद ये तय है, जिस तरीके से प्रदर्शन हुए हैं पूरे अरब देश में, अरब स्ट्रीट पर, उससे ये क्लियर है कि जॉर्डन की सत्ता खतरे में है, इजिप्ट की सत्ता खतरे में है, सऊदी अरेबिया में भी डेवलपमेंट हो रहा है, बहराइन में कुछ भी हो सकता है, टर्की में भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो कुछ भी हो सकता है, ये जो अमेरिका के नजरिए से जो सफल एक चीज देखी जाती थी, अब ये ईरान के नजरिए से, मतलब अब ये दूसरी तरफ से ये हो सकता है कुछ भी, यानी अब इनिशिएटिव ईरान के हाथ में आ गया। ये बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। मेरी 2 दिन पहले तेहरान से बात हुई। तेहरान में एक ऐसा जर्नलिस्ट जो सरकार को अंदर से भी जानता है, उसने एक बात बड़ी दिलचस्प कही। आपकी बात से मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि 2016 में तुर्की में जो तख्ता पलट की कोशिश हुई थी, उस वक्त ईरान ने रजब तैयब अर्दगान को मदद की थी, इंटेलिजेंस की सपोर्ट के जरिए, कुछ और जरिए से भी। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ होगा तो ईरान अर्दगान की मदद करने वाला नहीं है। यहां तक बात तेहरान से भी कही गई है। तो आप तकरीबन उसी लाइन पर बात कर रहे हैं कि अब ये रजीम चेंज सिर्फ अमेरिका ही नहीं, अब ईरान भी शायद उस रजीम चेंज को फैसिलिटेट कर सकता है या उसमें मदद कर सकता है या खामोशी से देख सकता है, इनको बचाने की कोशिश नहीं करेगा। वो तो तय है। देखिए ईरान ने तो सीरिया के बाद ही कह दिया है, खमैनी साहब ने कह दिया कि सीरिया का रेजिस्टेंस तय करेगा। उसका मतलब लोग समझ जाए, उसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। उन्होंने कह दिया सीरिया का रेजिस्टेंस तय करेगा। उसका मतलब है कि ऐसा रेजिस्टेंस जो ईरान की जो आइडियोलॉजी है, क्रांति इनकलाबी आइडियोलॉजी जो ईरान की है रेजिस्टेंस की, उसके हिसाब मतलब उसके क्लोज होगा। उसी तरीके से बाकी देशों में देखिए रेजिस्टेंस भी रीडिफाइन हो रहा है। मिडिल ईस्ट में 1979 के बाद 2 ही तरह के रेजिस्टेंस थे। एक तो इरानियन रेजिस्टेंस था, जिसमें एक क्लियर कट जो ओरिजिनल खुमैनी साहब की आइडियोलॉजी थी, अमेरिका, इजराइल और कैसे मिडिल ईस्ट को मुक्त किया जाए, और दूसरा मुस्लिम ब्रदरहुड था। अब मुस्लिम ब्रदरहुड और हमास भी मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रोडक्ट है। तो सुन्नियों में मुस्लिम ब्रदरहुड था, शियाओं में ये, और दोनों का की जो मीटिंग पॉइंट है वो नहीं हो पा रहा था, जो हो गई ये फिलिस्तीन में। सबसे जो बड़ी बात है, दोनों की जब हिजबुल्लाह ने सीधे मदद की, हिजबुल्लाह भी उसी आइडियोलॉजी का है, ईरान की आइडियोलॉजी का, जब हिजबुल्लाह ने सीधे हमास की मदद की, और जिस तरीके से अभी भी पूरा एक यमन ने जिस तरह से मदद की, यमन भी उसी ईरान वाले आइडिया पे है। तो जो मुस्लिम ब्रदरहुड का एक एक्सपेरिमेंट था कि टर्की में लोग कह रहे थे कि अर्दोगन मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप है, लेकिन जो वहां पर मोर्सी के साथ हुआ इजिप्ट में तो बिल्कुल ही मुस्लिम ब्रदरहुड था।
तो ये था कि मुस्लिम ब्रदरहुड भी एक विकल्प दे सकता है रेजिस्टेंस का, लेकिन वो नहीं, वो उसको दबा दिया गया। और जब उसको दबा दिया गया है और मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप फोर्सेस ईरान की मदद से ही उभरी हैं, तो फिर ये एक अलायंस हो गया ना। इसमें देखिए ईरान ने कहीं इंटरफियर नहीं किया। 7 अक्टूबर को जो हुआ उसमें ईरान और हिजबुल्लाह को पता नहीं था, ये अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन था। लेकिन जब एक बार हो गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको क्यों नहीं बताया, उन्होंने पूरी मदद की। तो ये चीज दुनिया ने देखी है, तो इसलिए देखिए अरब मुल्कों में परिवर्तन होगा। और मेरे ख्याल से मुस्लिम ब्रदरहुड और ईरान के अंदर के बीच जो एक सीक्रेट पैक्ट है और जो कई बार बाहर भी आया है, लेकिन हमास का क्या है ना कि अभी हमास को लोग उस तरह से मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप में देखते नहीं, और हमास ने भी ये पूरी कोशिश की है कि अपनी इमेज वो थोड़ी डिफरेंट करे, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड में कई फोर्सेस को आजादी है कि वो अपने सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करें। तो हमास ने एक ऐसा रेजिस्टेंस फ्रंट बनाया है जिसमें लेफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, जानबूझ के लेफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें ईरान की एक बड़ी भूमिका है। तो इसलिए ये एक जो मॉडल है गाजा का, ये मेरे ख्याल से विभिन्न जगहों पर ये इम्प्लीमेंट होगा। और इसमें आप देखिएगा कि इजिप्ट, टर्की, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये चारों नोटिस पर हैं। और छोटे छोटे देशों में बहराइन है और कुछ हद तक ओमान भी है, कुछ कुवैत है। इन सारी जगह चेंजेस आएंगे, ये तो तय। ये बहुत बड़ी बात है कि ये तब्दीलियां आएंगी, और बहुत मुमकिन है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड जो मिस्र का है और ईरान की जो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है उनके बीच में कोई तालमेल हो, उसके नतीजे में कुछ हो सकता है। मिश्रा साहब, मुझे जब मैंने वो वीडियो देखी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके साथ साथ मुझे याद आया 2008 का वो जो जूता मारा था जॉर्ज बुश पर मुंतजर जैदी ने। तो ये इनके असल में दुनिया भर में बेइज्जती मुसलसल बढ़ती जा रही है। उसको किस तरह से क्या अमेरिका संभाल पाएगा, अपनी कोई साख को संभाल पाएगा? अब नहीं, अमेरिका देखिए, अमेरिका अब दूसरे रास्ते पर है। वो ब्लिंकन को जितनी भी कोई गाली दे, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश होगा। अभी एक घटना घटी है कि एक रिपब्लिकन जो एक सेनेटर है इलेक्टेड, उसको एक डेमोक्रेटिक स्टेट के सेशन में नहीं जाने दिया, वहां हाथापाई होगी। तो ट्रंप तो इस समय एक लड़ाई लड़ रहा है जो कि जानता है वो और गंभीर होगी अमेरिका के अंदर, जहां पर ये ट्रंप सपोर्टर्स और जो ये डेमोक्रेटिक रिजीम के जो एंट्रेंच्ड वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इनके बीच जंग होगी, और वो चल रही है। इसलिए अमेरिका देखिए अभी फिलहाल मिडिल ईस्ट से उसका एक लंबे समय तक ध्यान उसका नहीं जाएगा मिडिल ईस्ट की तरफ, जब तक देखिए ट्रंप के अपने इंटरनल इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो जाते, ट्रंप वहां पर एक मजबूती से सत्ता पे पकड़ नहीं बना लेता, तब तक ट्रंप मिडिल ईस्ट में इंटरवीन नहीं करेगा। यानी वो जो ईरान जो जिस तरह से कहता है कि इस इलाके से अमेरिका को चला जाना चाहिए, तकरीबन वो वक्त अभी आएगी। बिल्कुल वो स्थिति अब बहुत नजदीक है, और फिलिस्तीन भी बनने के रास्ते खुल गए, और कई अरब मुल्क और तुर्की ये एक तरह से नोटिस पर हैं, ये तब्दीलियां आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों को चलते चलते वो वीडियो दिखा देता हूं, एक तो ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, और उसके साथ साथ जो जॉर्ज बुश को जूता मारा गया था, वो वीडियो आखिर में जरा देख लीजिए। Done. I have even greater respect, even greater appreciation for you asking the tough questions, for you holding us to account, being on the receiving end. Sometimes that's not always the most comfortable thing, not always the most enjoyable thing, but it is the most necessary thing in our democracy. Reporters in Gaza were on the receiving end of your bombs. Why did you keep the bombs flowing when we had a deal? I'm happy to address questions. We had a deal. Everyone in this room knows we had a deal, Tony. We kept the bombs flowing. I'm happy to address questions when we get a chance. Thank you. Order on the mantle of your Zionism. Why did you allow my friends to be massacred? Why did you? I'm happy to address your questions when we get to questions. Thank you. Thank you. You helped destroy our religion, Judaism, by associating. Yeah, I have a statement. Yeah, I have a statement to make. Thank you. You waved the white flag before Netanyahu. You waved the white flag before Israeli fascists. I look forward to taking questions when I get a chance to finish my statement. Thank you. Your grandfather was an Israel lobbyist. Are you compromised by Israel? Why did you allow the Holocaust of our time to happen? How does it feel to have your legacy be genocide?
How does it feel to have your legacy be genocide? You too, Matt. You smirk through the whole thing every day. You smirk through a genocide. Thank you. And thank you, Matt. Now, I've got a few more things to say, and I'm happy to take any question about anything, as we've done these past 4 years. Finally, I just wanted to share this morning. Get your hands off me. Get your hands off me. Get your hands off me. Answer a damn question. I look forward to answering questions in a few minutes. You know about Israel's nuclear weapons. Everybody from the ICJ. I was sitting here quietly, and now I'm being manhandled by 2 or 3 people. You pontificate about a free press. You pontificate about a free press. You are hurting me. You are hurting me. You are hurting me. I'm asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my questions until I'm asked. Please, sir, respect the process. We'll have an opportunity to take questions in a few minutes. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? You blocked the ICJ orders. Please, sir, respect the process. Thank you. Oh, respect the process. Respect this process while everybody from Amnesty International. From Amnesty International to the ICJ saying that Israel's doing genocide and extermination, and you're telling me to respect the process. Criminal! Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? Why aren't you in The Hague? It is the most necessary thing. وجنود الولايات المتحدة والمدنيين فإننا نقترب كثيرا من هذه النهاية. شكرا جزيلا. बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा साहब, आपने हमें टाइम दिया। आपने वहां विदेश में रहते हुए अपना टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूं कि मिश्रा जी बहुत ही हम पर रहम करते हैं, वक्त दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे अब मैं चलते चलते याद दिला दूं, मैं एक वो लिंक दे रहा हूं मिश्रा जी के नए यूट्यूब चैनल का, अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू। उस पर आप लोग जाएं, ज्यादा से ज्यादा उनकी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।